नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? बहुत अधिक दबाव के कारण कुछ ऐसे छात्र हैं मेरे जो कि बहुत अधिक प्रेशराइज करते हैं कि नहीं सर, अब वीडियो डालो ही डालो। स्थिति ऐसी बन गई है कि डाटा खत्म था मेरा, ठीक है, और बस वो जो वर्क फ्रॉम होम प्लान है वह चल रहा है फिलहाल, इसके कारण देरी हो रही है। मैं सत्य प्रकाश आप सबों का पुनः चाणक्य ट्यूटोरियल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए मित्रों, पूरे जोरों शोर के साथ मिलते हैं भूगोल के एक नए अध्याय के साथ। जिन भी मित्रों को भूगोल समझ में नहीं आता है उन सभी मित्रों को भूगोल समझ में आएगा। बस मेरे सेशंस तो करके देखो। आओ शुरू करते हैं अक्षांश और देशांतर को। बंधु, आइए देखते हैं अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाएं क्या है। देख लो कि अक्षांश रेखाएं हमें क्यों खींचनी पड़ी। टू स्टडी द सीजन चेंज, नीचे लिख रखा है लेकिन फिर भी मैंने। अक्षांश रेखाएं क्या है? पृथ्वी पर खींची गई जो क्षैतिज रेखाएं हैं। ये पहले से कोई रेखा नहीं थी, हमने अपनी सुविधा के लिए इसे खींचा है, ठीक है। और वह सुविधा क्या थी? टू स्टडी द सीजन चेंज, अर्थात ऋतु परिवर्तन के अध्ययन के लिए, ठीक है। और जो देशांतर रेखाएं हैं वो पृथ्वी पर खींची गई कौन सी रेखाएं हैं? ऊर्ध्वाधर, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। यह देखो क्षैतिज है, ठीक है। और यह जो है आप ऐसे कह सकते हो ये परी रेखाएं और ये खरी रेखाएं, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ऋतु परिवर्तन के अध्ययन के लिए हमने अक्षांश रेखाएं खींची, ठीक है। स्पष्ट है सारी बात। अगली बात, देशों के बीच समय की गणना के लिए, ठीक है, अर्थात समय के अध्ययन के लिए, समय की गणना के लिए देशांतर रेखाएं हमने बनाई हैं। स्पष्ट है सारी बात। अब देखो कुछ चीजें जो है, कुछ अक्षांश रेखाएं बहुत महत्वपूर्ण है जिन्हें जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो उनको हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले पृथ्वी के बीचों बीच जो खींची गई रेखा है, देखो ये बिल्कुल बीच में जो रेखा आपको दिख रही है, ठीक है। पृथ्वी के ठीक बीचों बीच जो रेखा आपको दिख रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। 0 डिग्री अक्षांश इसका नाम है, 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत रेखा। इसी को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य, भू अर्थात पृथ्वी, पृथ्वी के मध्य में जो खींची गई रेखा है वह है हमारी भूमध्य रेखा। इक्वेटर अंग्रेजी में हम इसे बोल देते हैं, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं? ग्रेट सर्किल भी इसे कहते हैं, क्योंकि यह इस अक्षांश रेखा की लंबाई सबसे बड़ी है। मेरे पास अभी ग्लोब नहीं आने था, मैं आपको बताता, ठीक है। इस अक्षांश रेखा की लंबाई जो है वह सबसे बड़ी है, क्योंकि आप एक गेंद को देखो, ठीक है, तो गेंद के बीचों बीच यदि आप एक रेखा खींचोगे तो वह जो वृत्त बनेगा वह सबसे बड़ा वृत्त बनेगा, ठीक है। तो यह इसे हम लोग बृहद रेखा या बृहद वृत्त कहते हैं, ठीक है, ग्रेट सर्किल। स्पष्ट है सारी बात, ठीक है। इसके बाद 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है, क्लियर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। तो आपसे यह पूछा जाता है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या कहलाता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वह क्या कहलाता है? कर्क रेखा कहलाता है। इसी ढंग से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या कहलाता है? आर्कटिक वृत्त उसे हम कहते हैं, ठीक है। स्पष्ट है सारी बात। ये सारी बातें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। यहां से प्रश्न बनते हैं बहुत अधिक। 90 डिग्री जो है ये क्या है? नॉर्थ पोल है, अर्थात उत्तरी ध्रुव है, ठीक है। उसी ढंग से 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। आपको पता है ना कि दिशा कैसी होती है? ये ऊपर वाला जो भाग होता है यह नॉर्थ अर्थात उत्तर होता है, ये नीचे वाला भाग जो होता है यह साउथ अर्थात दक्षिण होता है, यह जो दाहिने में दिख रहा होता है यह ईस्ट अर्थात पूरब होता है, और ये वेस्ट अर्थात पश्चिम होता है, ठीक है। तो ऊपर वाला भाग उत्तर, नीचे वाला भाग दक्षिण, ठीक है। स्पष्ट है सारी बात। अगली बात 23.5 डिग्री एसएल, ठीक है, साउथ लैटिट्यूड, ये क्या कहलाता है? मकर रेखा, ठीक है। इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, ठीक है। कर्क रेखा को अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ठीक है। आर्कटिक वृत्त को आर्कटिक सर्किल ही कहा जाता है अंग्रेजी में भी, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसी ढंग से 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, इसको क्या बोला जाता है? अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक सर्किल, ठीक है, अंग्रेजी में भी,
ठीक है। ऊपर वाला अक्षांश को लैटिट्यूड और देशांतर को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो ये सब हम लैटिट्यूड की बात भी कर रहे हैं। ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक वृत्त, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, स्पष्ट है सारी बात। अब देखो एक बात, पृथ्वी क्या कर रही है, अपने झुके हुए अक्ष के साथ घूर्णन कर रही है। क्लियर? ठीक है, और सूर्य की परिक्रमा कर रही है। ठीक है, इस बात को हम लोग आगे देखेंगे, आगे मेरे ख्याल से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। पहले देख लेते हैं कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 है, 181। अब आप कहोगे 181 कैसे, तो 0 डिग्री एक अक्षांश रेखा हुई। ठीक है, 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, ऐसे ऐसे चलते चलते कहां तक जा रहे हैं हम लोग, 90 डिग्री तक। ठीक है, तो 90 डिग्री तक 90 अक्षांश रेखाएं हुई और एक ये 0 डिग्री। ठीक है, उसी ढंग से ये नीचे 90 डिग्री एसपी तक। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव तक कुल 90 रेखाएं। देखो 0 डिग्री एक अक्षांश रेखा हुई, 1 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश 90 अक्षांश रेखाएं, 1 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश 90 अक्षांश रेखाएं, तो 90 दूना 180 और एक ये 0 डिग्री इंक्लूड करोगे तो कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हो गई, 181। अब इसमें समझने वाली ये बात है कि 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, ये दोनों बिंदु हैं बस। ठीक है, शेष सभी सर्किल हैं, लेकिन ये दोनों बिंदु हैं। ठीक है, अर्थात बिंदु कितने हैं, 2 हैं, और शेष सभी वृत्त हैं। तो वृत्त कितने हो गए, 179। 181 में से 2 घटा दो, अर्थात शेष कितने बचे, 179। लिखी हुई है बातें। 2 अक्षांश रेखाएं 90 डिग्री नॉर्थ एवं 90 डिग्री साउथ, ये क्या है, वृत्त नहीं है, ये बस एक बिंदु है। ठीक है, शेष 179 अक्षांश रेखाएं वृत्त हैं। तो यह भी आपसे पूछ दिया जाता है। ठीक है, 2 क्रमागत अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। यह बात ध्यान में रखना। ठीक है, अगर आपसे 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी पूछी जाए कि 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच में कितना गैपिंग होगा, तो 111 किलोमीटर का। ठीक है, एक क्वेश्चन भी हमने दे रखा है कि 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ के मध्य की दूरी। देखो 30 डिग्री नॉर्थ यहां रखा हमने, 60 डिग्री साउथ यहां रखा हमने। क्लियर? ठीक है, बीच में 0 डिग्री आया, तो 0 डिग्री से ऊपर 30 अक्षांश रेखाएं और 0 डिग्री से नीचे 60 अक्षांश रेखाएं। ठीक है, तो कितनी अक्षांश रेखाएं हो गई, 90। दूरी कितनी हो गई, 90 की, तो दूरी हो जाएगी 111 गुना 90 किलोमीटर। क्योंकि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर, तो 90 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक है, 90 गैपिंग बन रहा है टोटल। ठीक है, तो 90 इंटू 111। समझ में आ गई बात। आगे देखते हैं कुछ बातों को। इस 21 जून को हमने क्यों लिखा है, 21 मार्च 23 सितंबर को हमने क्यों लिखा है, 22 दिसंबर को क्यों लिखा है, इसके पीछे तर्क है। आइए पहले देखते हैं इन चीजों को। 21 जून क्या है, इसे हम लोग ग्रीष्म आयनांत या फिर कर्क संक्रांति कहते हैं, समर सॉल्स्टिस। ठीक है, इस दिन क्या होता है, सूर्य कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकता है। कर्क रेखा के ठीक ऊपर सूर्य चमकता है, यानी कि लंबवत चमकता है, आप ऐसा कह सकते हैं। यह उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। तो आपसे बार बार पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन, और यही चारों विकल्प आपके पास होते हैं प्राय। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 21 जून। ठीक है, इसी दिन सूर्य आर्कटिक वृत्त पर पूरे 24 घंटे चमकता है। आर्कटिक वृत्त पर सूर्य पूरे 24 घंटे चमकता है, अर्थात रात में भी दिन होता है। यही कारण है कि आप सुनते होंगे कि नॉर्वे को मध्यरात्रि सूर्य का देश कहा जाता है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन, नॉर्वे को कहा जाता है। लेकिन मध्यरात्रि सूर्य वाले अन्य भी स्थान हैं, जैसे में अलास्का, यह कभी रसिया का हुआ करता था, जिसे बेच दिया इसने अमेरिका से। अगला है ग्रीनलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, कनाडा, यानी कि उस वृत्त के आसपास जो भी देश हैं, ठीक है, वो सभी मध्यरात्रि सूर्य वाले देश हैं। नॉर्वे से पता नहीं कितनी बार आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है,
अब देखो कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा निकलती है। मैंने पीछे फोटो बना रखा है कि अपना भारतवर्ष जो है यही कर्क रेखा के आसपास है। ठीक है, कर्क रेखा अपने भारत से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। उसकी मैंने सूची बना रखी है, वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, यानी कि गुजरात से लेकर के इधर मिजोरम तक। क्लियर? आइए देखते हैं, पहला जो राज्य है वह है गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, इसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसे याद करने की भी ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, ठीक है, र से राजस्थान, ठीक है, मित्र पर हो गया। उसके बाद गमछा, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, ठीक है, उसके बाद झा से झारखंड और छ से छत्तीसगढ़। मित्र पर गमछा झार। ठीक है, क्लियर? तो आप इसे नोट कर सकते हो, नहीं होता है तो मैं नोट कर देता हूं, आप याद कर लेना। मित्र, मित्र पर गमछा झार। क्लियर? स्पष्ट है सारी बात? ठीक है, मित्र पे भी लिख सकते हो, क्योंकि र जो राजस्थान के लिए है वो वहां यूज कर लेंगे, मित्र पे गमछा झार। ठीक है, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, उसके बाद ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, ठीक है, और झ से झारखंड और र से राजस्थान। स्पष्ट है सारी बात? लेकिन ये वेस्ट टू ईस्ट जो है इस सीक्वेंस में नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिख रखा था। ठीक है, लेकिन आप याद रखने के लिए ये जो है ये ट्रिक बड़ा ही आपके काम का है। ठीक है, तो आप इसे ट्रिक लिख लेना, याद करने की ट्रिक, कर्क रेखा जो गुजरती है उनको याद करने की ट्रिक। अगली बात, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कहां है? मध्य प्रदेश में। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य भी है। ठीक है, कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई या सबसे छोटी लंबाई कहां है? वह है राजस्थान में। कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक राजधानी शहर कौन सा है? रांची, याद रखना। और कर्क रेखा के सबसे दूर राजधानी शहर कौन सा है? वह है जयपुर। तो सबसे कम लंबाई वाला भी और सबसे दूर राजधानी भी इस राजस्थान का ही है, जयपुर। मेरे ख्याल से सारी बातें याद हो गई होंगी। अब एक बात को समझना पड़ेगा हमें कि संक्रांति क्या है और विषुव क्या है। ऊपर हमने देखा है कि इसे ग्रीष्म आयनांत या कर्क संक्रांति कहा जाता है। तो संक्रांति क्या है? सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन की सीमा जो है वह कहलाती है संक्रांति। कि सूर्य की किरण कितने उत्तर तक जा रही है और कितने दक्षिण तक जा रही है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है संक्रांति। ठीक है, विषुव, सूर्य की किरणों के विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ने वाली स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। अर्थात सूर्य की किरण जब विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। और यह कब कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, इसके विषय में हमने डिटेल में लिख रखा है। आइए देखते हैं 23 सितंबर के विषय में। इसे क्या कहा जाता है? शरद विषुव। ठीक है, क्योंकि शरद ऋतु की जस्ट शुरुआत होने वाली होती है। ठीक है, ऑटोनोमल इक्विनॉक्स। ठीक है, इस दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात समान लंबाई के होते हैं। तो आप ये बात ध्यान में रखना, जब भी विषुव की चर्चा होगी तो दिन और रात समान लंबाई के होंगे। ठीक है, अगली बात 22 दिसंबर, इसे शीत आयनांत या फिर मकर संक्रांति कहा जाता है। ठीक है, विंटर सोलिस्टिस। इस दिन सूर्य मकर रेखा पर लंबवत सीधा चमकता है। अब आपने देखा कि 21 जून को भी कुछ ऐसी ही स्थिति थी। इस दिन सूर्य आर्कटिक वृत्त पर सीधा चमक रहा था, कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमक रहा था। और इसमें क्या हुआ कि सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमक रहा है। ठीक है, यह दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। इसमें हमने देखा कि उत्तरी गोलार्ध का यह सबसे बड़ा दिन था।
तो 22 दिसंबर जो है यह दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। लेकिन साथ ही भारत की सबसे लंबी रात होती है 22 दिसंबर, इस बात को भी आप ध्यान में रखना। आगे देखते हैं 21 मार्च को, इसे वसंत विषुव कहा जाता है, वर्नल इक्विनॉक्स कहा जाता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहा जाता है। ठीक है, इस दिन भी 23 सितंबर की ही भांति संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। देखो 21 मार्च और 23 सितंबर, और यह बात भी आप ध्यान में रखना कि 21 मार्च से 23 सितंबर तक, 21 मार्च से 23 सितंबर तक क्या होता है, 6 महीने का दिन होता है उत्तरी ध्रुव पर। ठीक है, आप जो सुनते होंगे कि 6 महीने की दिन रात होती है, तो हां यही होती है 21 मार्च से 23 सितंबर तक, 6 मंथ्स डे। ठीक है, यानी कि 22 दिसंबर से 21 मार्च, ठीक है, ये क्या होता है यहां दक्षिणी गोलार्ध पर दिन होता है। ठीक है, तो 6 महीने की दिन और रातें भी आपको समझ में आई होंगी। इसे और डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे फिलहाल। ठीक है, मिलता हूं मैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आशा है कि आपको इस सेशन में मजा आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबों का पुनः पुनः धन्यवाद।